अस्सलाम वालेकुम। नेफ्रॉन हमारी किडनीज़ के फंक्शनल यूनिट हैं, यानी नेफ्रॉन के ज़रिए ही ब्लड फ़िल्टर होता है और यूरिन बनती है। हमारी एक किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख तक नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। ये नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जैसे कि आपको पता है किडनीज़ के अंदर दो डिस्टिंक्ट रीजन मौजूद होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ज़्यादा पोर्शन रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ज़्यादा पोर्शन रीनल मेड्यूला के अंदर होता है। किडनीज़ के अंदर 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 15% ही होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा होता है जब जिस्म के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। अभी हम नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे और जो भी पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो दोनों नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद यूरिन बनने के अमल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। सबसे पहले हम रीनल कार्पसल को देखते हैं। ये नेफ्रॉन का नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट होता है। नॉन ट्यूब्यूलर का मतलब यहाँ पर लॉन्ग ट्यूब्स मौजूद नहीं होती। वैसे तो यूरिन बनने का अमल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीनों स्टेप्स में से पहला स्टेप यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन रीनल कार्पसल के अंदर होता है। रीनल कार्पसल को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक है बोमेन कैप्सूल, जो कि कप शेप या सी शेप स्ट्रक्चर होता है। इसी बोमेन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है, यानी कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद होता है। उन कैपिलरीज के नेटवर्क को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोला जाता है। जब ब्लड हमारी किडनीज के अंदर रीनल आर्टरी के ज़रिए दाखिल होता है तो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर और स्मॉल आर्टरीज़ में डिवाइड होती है। इन्हीं स्मॉल आर्टरीज़ में से कुछ स्पेशल आर्टरीज़ निकलती हैं जो कि नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती हैं। उन स्पेशल आर्टरीज़ को एफेरेंट आर्टरियोल बोला जाता है। इन्हीं एफेरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ निकलती हैं। जब ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के अंदर आता है तो बहुत सा वेस्ट मटेरियल इन कैपिलरीज़ से प्रेशर के साथ फ़िल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर चला जाता है और फिर फर्दर ये वेस्ट मटेरियल बोमेन कैप्सूल से नेफ्रॉन के अगले पार्ट में मूव करता है, जिसे रीनल ट्यूब्यूल बोला जाता है। रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पोर्शन है, मतलब नेफ्रॉन के इस हिस्से के अंदर स्मॉल ट्यूब्स मौजूद होती हैं जिनके अंदर वेस्ट यानी यूरिन मूव करती है। इसी के साथ यूरिन बनने के बाकी दोनों स्टेप्स यानी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन रीनल ट्यूब्यूल वाले हिस्से के अंदर ही होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रीनल ट्यूब्यूल का सबसे पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो कि बोमेन कैप्सूल से अराइज होता है, यानी जो बोमेन कैप्सूल से निकलता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद फिल्ट्रेट में बहुत सी यूज़फुल सब्सटेंसेस भी मौजूद होती हैं। उन यूज़फुल सब्सटेंसेस में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर और मुख्तलिफ आयंस मौजूद होते हैं। इसी के साथ उस फिल्ट्रेट के अंदर वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया वगैरह भी मौजूद होते हैं। जब ये फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हरकत करता है तो उस फिल्ट्रेट में से सारे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी के साथ 65% वाटर आयंस जैसे कि सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस को भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी के साथ कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे कि हाइड्रोजन आयंस और क्रिएटाइन मॉलिक्यूल ब्लड में से फिल्ट्रेट के अंदर सेक्रेट होते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले के अंदर मूव करता है, यानी रीनल ट्यूब्यूल का अगला पार्ट लूप ऑफ हेनले है। इस लूप ऑफ हेनले को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है। इसी के साथ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से यानी असेंडिंग लिम्ब से वाटर और साल्ट्स दोनों ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद फिल्ट्रेट या यूरिन असेंडिंग लिम्ब से डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मूव करता है। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से साल्ट्स को ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब किया जाता है। इसी के साथ कुछ आयंस और वेस्ट जैसे कि यूरिया ब्लड में से डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सेक्रेट होता है। इस तरह से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर सेक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और यूरिन बनती है। फिर यूरिन डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मूव करती है। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होती हैं। यहाँ पर एक अहम बात,
ویسے تو کلیکٹنگ ڈکٹ سے واٹر اور سالٹس ہمارے بلڈ کے اندر ری ایبزارب نہیں ہوتے، لیکن جب ہمارے بلڈ کے اندر واٹر کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے تو کچھ ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ وہ ہارمونز کلیکٹنگ ڈکٹ کو پرمیبل بنا دیتے ہیں اور اس سے واٹر اور سالٹس ہمارے بلڈ کے اندر ری ایبزارب ہوتے ہیں تاکہ بلڈ کے اندر واٹر کی کنسنٹریشن کو مینٹین کیا جائے۔ بہت ساری کلیکٹنگ ڈکٹ رینل پیلوس کے اندر اوپن ہوتی ہیں اور رینل پیلوس یورین کو یوریٹر کے اندر خارج کرتا ہے اور یوریٹر اس یورین کو بلیڈر کے اندر لے کر جاتی ہے۔ آخر میں ہم نیفرون کی بلڈ سپلائی کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا رینل آرٹریز سے کچھ اسپیشل آرٹریز ارائز ہوتی ہیں جنہیں ایفیرنٹ آرٹریول بولا جاتا ہے۔ ایفیرنٹ آرٹریول سے گلومیرولر کیپتریز نکلتی ہیں جو کہ بومن کیپسول کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پھر یہ گلومیرولر کیپتریز مل کر ایفیرنٹ آرٹریول بناتی ہیں۔ یہ ایفیرنٹ آرٹریول بلڈ کو فلٹر ہونے کے بعد گلومیرولر کیپتریز سے باہر لے کر جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایفیرنٹ آرٹریول سے بھی کچھ اسپیشل کیپتریز ارائز ہوتی ہیں جو کہ پراکسیمل کنولیٹڈ ٹیبیول، ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول اور لوپ آف ہینلے کے اراؤنڈ موجود ہوتی ہیں۔ پراکسیمل کنولیٹڈ ٹیبیول اور ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیبیول کی سراؤنڈنگ میں موجود کیپتریز کو پیری ٹیبیولر کیپتریز بولا جاتا ہے اور لوپ آف ہینلے کی سراؤنڈنگ میں موجود کیپتریز کو واسا ریکٹا بولا جاتا ہے۔ انہی کیپتریز اور رینل ٹیبیول کے مختلف پارٹس کے درمیان سیکریشن اور سلیکٹیو ری ایبزارپشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ پھر یہ کیپتریز جوائن ہو کر وینیول بناتی ہیں اور وہ وینیول فلٹرڈ بلڈ کو، یعنی وہ بلڈ جو صاف ہو چکا ہوتا ہے، جو فلٹر ہو چکا ہوتا ہے، اسے رینل وین کے اندر لاتی ہیں اور رینل وین اس فلٹرڈ بلڈ کو ہمارے دل کی طرف لے کر جاتی ہیں۔